हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड। और आज भाई हम फिजिक्स वर्ल्ड में स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर हम स्पेशली 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम हैशटैग बना रहे हैं। करीब करीब मैं आपको 10 हैशटैग बना के दूंगा एक एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में बता दूंगा। ओके, आपको क्या करना है, इनको बड़ी तसल्ली से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन पे आपको टाइम देना है, कम से कम 1 मिनट मान के चलिए। उसको आपको समझना है, उसका आंसर लिख लेना है। इन क्वेश्चंस को आपको लिखना भी है, साथ में आंसर भी करना है, ठीक है। और मेरे पास व्हाट्सअप भी करेंगे सभी, ठीक। ध्यान से ये टास्क आपको कंप्लीट करना ही है, ओके, ताकि हम फिजिक्स में काफी अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने कुछ आंसर लिख रखे हैं, क्वेश्चंस आपके पास है ही इनके, जो हमने रिलेशंस में पढ़ लिए हैं। आपको रिलेशंस के हिसाब से इनको डील करते हुए अटेम्प्ट करना है। देखिए पहला क्या है, सी एस स्पीड ऑफ लाइट। इसका रिलेशन बताना है आपको परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मीडियम, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। यानी परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी का स्पीड ऑफ लाइट से क्या रिलेशन होता है। ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी है वैक्यूम की, ये परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वैक्यूम की। इक्वल होती है C इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, μ0 क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 यूनिट होती है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 क्या, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। यूनिट्स एक नंबर में ये इंडिविजुअली भी पूछी जा सकती है आपसे। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो मैग्नेटिक फील्ड से स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। E is electric field intensity, B is magnetic field intensity. ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर और या न्यूटन पर कूलम्ब। टेस्ला इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, पता होना चाहिए आपको इनका। ओके, नेक्स्ट, J वेक्टर इज करंट डेंसिटी, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। 1 नंबर में 2 नंबर में यही पूछ लेते हैं, व्हाट इज करंट डेंसिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। इसका रिलेशन होता है सिग्मा कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। जे वेक्टर करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट, इसे हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। ऑल्सो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज व्हाट, दिस इज लेंस फॉर्मूला। यहां पे प्लस करते ही बन जाएगा क्या, मिरर फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं इन द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड, किसी बैटरी के इफेक्ट के कारण। देन करंट के बीच और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन होता है I इज इक्वल टू NEAVD, जहां पे A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए वायर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनटू में E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नोट इट केयरफुली, I इज इक्वल टू NEAVD। इसी से आप ओम्स लॉ को डिराइव करते हैं, इसी फॉर्मूले से डिराइव करते हैं हम ओम्स लॉ को। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मैं कह दूं आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। उसकी वैल्यू होती है KQ/R का स्क्वायर, ठीक है। यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की, या वोल्ट पर मीटर। ओके, नेक्स्ट, C इज कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लीजिए मैं आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे दूं, ब्लैक से लिखते हैं इनको, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका एरिया, प्लेट का एरिया A है और इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है D। तो कैपेसिटी क्या होगी कैपेसिटर की, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D। याद रखेंगे, सीधा फॉर्मूला, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल आई तो वैल्यू रख लेना। नाउ व्हाट इज म्यू, दिस U इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। मतलब एनर्जी स्टोर्ड, यानी ये मान लो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, बाई में इसका वॉल्यूम, यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। R, और देखो इसको आप निकाल भी सकते हैं, जैसे हाफ ऑफ CV स्क्वायर क्या हो जाती है, एनर्जी होती है, एक कैपेसिटर में स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम की बात करें तो कितना हो जाएगा, A इंटू में D कैपेसिटर का। तो आप इसको जो सोल्व करेंगे वैल्यू रख के तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, ठीक है। C की वैल्यू रख देना A एप्सिलॉन नॉट बाय D, V की वैल्यू रख देना, क्या होती है V की वैल्यू, रिलेशन बिटवीन V और E एंड L क्या होता है, V इज इक्वल टू E इंटू में L, ठीक है। यानी कि एक कैपेसिटर की जगह आपको पोटेंशियल डिफरेंस का पता करना है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और यहाँ डिस्टेंस कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आ जाएगा, दैट इज V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में L, दिस इज लेंथ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। L लिख रखिए, आप DC भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू ED, यहीं से निकाली हमने E की, वोल्ट लेंथ नीचे आएगी तो पर मीटर हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L by A, where रो is resistivity of the conductor, L is length of conductor, A area of conductor। यहां से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। नोट इट केयरफुली दैट रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ये पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करती है, लेंथ का रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, एरिया का रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, पर रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा नेचर पे, लेंथ पे, एरिया का और लेंथ का रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, यहां से एक और अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, आप इसी वायर को n टाइम्स कर दें तो रेजिस्टेंस कितने गुना होगा। ये एक वायर है, इसी की लेंथ, इसी को मैं पतला हो जाएगा वायर, जैसे आप इसी वायर की लेंथ आगे इंक्रीज करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस होता है n स्क्वायर टाइम्स। नोट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। दिस इज व्हाट लेंस मेकर फॉर्मूला, 1 by F इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 इंटू में 1 by R1 माइनस 1 by R2, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, वेयर R1 एंड R2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू साइड्स ऑफ द लेंस, ठीक है, लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, म्यू और IC क्रिटिकल एंगल की रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 by साइन ऑफ IC। यहां से कई बार IC पूछ लेते हैं, तो IC इस तरफ जाएगा तो 1 by म्यू हो जाएगा, IC निकालोगे तो इस तरफ साइन आएगा, साइन इनवर्स 1 by म्यू हो जाएगा। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी लैम्डा के रिलेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ वेलोसिटी के इक्वल होती है। नोट इट वेरी केयरफुली। एक और रिलेशन हमें पता है कि जो म्यू होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, ठीक है। अब आपको बोल दे रेड लाइट वोयलेट लाइट विबग्योर दे तो पूछ ले भाई किसकी लैम्डा ज्यादा है, रेड की, तो म्यू किसका कम होगा, रेड का, रेड के लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ऑल्सो लैम्डा, अब देखो यहाँ पे किसी भी सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी, लाइट का एक सोर्स, लाइट के एक सोर्स से लाइट निकली और कहीं जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हर जगह कांस्टेंट रही, किसी भी मीडियम में जाए, किसी भी मीडियम में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। एक सोर्स की नेचर से सोर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। नाउ अब वेलोसिटी किसके डायरेक्शन होगी, लैम्डा के, इसका मतलब अगर किसी मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका म्यू का होगा, क्या होगा भाई, कम, वेलोसिटी कम है तो म्यू क्या होगा, ज्यादा। नेक्स्ट, दिस इज बाल्मर फॉर्मूला, 1 by लैम्डा इज इक्वल टू R रिडबर्ग कांस्टेंट Z स्क्वायर इनटू 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर। जब इलेक्ट्रॉन थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द फोर मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, जब इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। और आपको कोई कह दे पहले ऑर्बिट से तीसरे में गया तो आप इसी फॉर्मूला लगा के लैम्डा निकाल सकते हैं, और जब आप पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को तीसरे में पहुंचाएंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ लेते हैं आपसे, हाइड्रोजन एटम की, बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के ऑर्बिट से वो आपको निकालना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी उस फर्स्ट ऑर्बिट में है कितनी होती है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की। अब आप क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आपको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। जो आप खुद देंगे तो किसमें आ जाएगी वैल्यू, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्ट पूछेंगे, ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये आपका लोअर ऑर्बिट होगा, ये आपका अपर ऑर्बिट होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊपर वाले से नीचे की तरफ, मैं कहता हूं तीसरे से दूसरे में आ रहा है तो n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 3। नेक्स्ट, लैम्डा और मोमेंटम के बीच रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय में p, दिस इज डी ब्रोगली फॉर्मूला, ओके। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की टर्म में p स्क्वायर बाय 2m के इक्वल होती है। नेक्स्ट, लैम्डा आल्सो इज इक्वल टू h अपन में 2me अंडर द रूट 2me के इक्वल होता है, जहां पे e काइनेटिक एनर्जी है, m क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जिसकी लैम्डा बता रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, और उसी की एनर्जी होती है। स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ a एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेल्टा मिनिमम है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय 2 इनटू साइन ऑफ a बाय 2। प्रिज्म फॉर्मूला सीधा पूछेंगे, ध्यान रखना, दे देंगे एंगल ऑफ प्रिज्म ये है, मिनिमम डेविएशन ये है, बताइए म्यू कितना होगा, बता देंगे आसानी से। या आपसे म्यू दे देंगे, आपको एंगल ऑफ डेविएशन दे सकते हैं, आपसे a पूछ लेंगे, a दे देंगे तो डेविएशन पूछ लेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, कूलम्ब्स लॉ की पक्का पूछते हैं, अच्छे से इंटरप्रेट करके आना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन 2kp/r3, जहां पे p क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब मीटर। एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं प्लीज अच्छे स्टडी कीजिए, यही एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, यही एग्जाम 2 तारीख को फिजिक्स का जो एग्जाम आएगा ना भाई, उसमें यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देख लो क्या करना है आपको, ओके। नेक्स्ट, मोमेंट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज माइनस OPE cos थीटा, ओके। नेक्स्ट, आप इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे शो करेंगे, p वेक्टर डॉट e वेक्टर cos फॉर्म डॉट प्रोडक्ट में खोलते हैं। टॉर्क, एक डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क लगता है, दैट इज PE sin थीटा,
कैसे बोलेंगे इसको, बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब देख लेना, थीटा 0 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा, 180 डिग्री थीटा है कितना हो जाएगा, -1 cos थीटा, -1 हो जाता है। और आपसे पूछ लेंगे इसी बेस पे डायपोल की एनर्जी, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की एनर्जी, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, कब 0 होगी, ठीक है। तो आप बता सकते हैं वैल्यू के हिसाब से। और ध्यान रखना, थीटा एंगल है बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम हियर, डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, कब टॉर्क मैक्सिमम कब मिनिमम होगा। sin 0 0 होता है और sin 90 कितना होता है 1, sin 180 भी कितना होता है 0। नोट इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट, दिस इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ, आल्सो नोन एज व्हाट, किरचॉफ्स लूप लॉ। सेकंड लॉ वोल्टेज लॉ किरचॉफ्स का, दिस इज करंट लॉ, जंक्शन लॉ। सम ऑफ करंट एट ए पॉइंट या जंक्शन कितना होगा 0, जितना करंट एंटर होता है एक जंक्शन में उतना ही जंक्शन से बाहर जाएगा। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नोन एज वोल्टेज लॉ आल्सो, ठीक है। सम ऑफ वोल्टेज ओवर ए लूप व्हाट इज 0। नेक्स्ट, रो क्या होती है, रो रेजिस्टिविटी m/n², नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलेक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ एरिया कोई इफेक्ट नहीं होता रेजिस्टिविटी पे। यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। कंडक्टिविटी पूछ ले तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं। तो अगर कंडक्टिविटी होती तो क्या जाता है, साइमन मीटर इनवर्स। चार्ज, ये देखिए एनर्जी स्टोर, क्यों यहाँ पे चार्ज नहीं है भाई, क्यों क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों यहाँ पे हम एनर्जी बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट एनर्जी, ई बोल दो, क्या ई लिखना, एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor, this is electrical energy stored in a capacitor that is equal to half cv square, also equal to what, half of c को q लिखेंगे तो qv हो जाएगा, b को फिर से क्या बाई c लिखेंगे तो और क्या हो जाएगा, तीन फॉर्म होते हैं यहाँ पे, क्या स्क्वायर बाई 2c, तीनों में से कोई भी आ जाए। जनरली पूछ लेते हैं ये ऑल ऑफ द अबव, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तीनों होती हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, केवल लिख दिया हमने हाफ ऑफ Li स्क्वायर। अगर ये एनर्जी है और आपको इंडक्टेंस का क्या गेन करना हो, डायमेंशन फार्मूला या यूनिट गेन कर, यूनिट तो हमें पता है हेनरी होती है, डायमेंशन फार्मूला गेन करना हो तो एनर्जी बाई में करंट आ जाएगा स्क्वायर, सीधा डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। ऐसे ही कैपेसिटर का पता करना हो तो एनर्जी बाई वोल्टेज का स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। या कैपेसिटर का तो आसानी से हो जाएगा, क्या इज इक्वल टू CV होता है, कुछ नहीं करना, C का अगर डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो चार्ज को वोल्टेज से भाग कर देना, वोल्टेज इसके बराबर होती है, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, डायमेंशन फार्मूला, वर्क बाई में चार्ज। हीट प्रोड्यूस्ड, रेजिस्टर कितनी एनर्जी खर्च करता है, देखिए इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, वापस दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो रेजिस्टर होता है ये एनर्जी डेसिपेट, ये खर्च करता है एनर्जी, दैट इज इक्वल टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीट एनर्जी रिलीज, हीट एनर्जी यूज्ड या हीट एनर्जी स्पेंट बाय ए रेजिस्टर इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। नोट इट केयरफुली, दिस इज एनर्जी, ठीक है, I स्क्वायर RT के इक्वल होती है, यही होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। पूछ लेते हैं व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीट रिलीज, ठीक है, पर टाइम से भाग कर टाइम आ जाएगा। हीट रिलीज इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, कितने समय तक वायर में से हीट फ्लो कर रही है, जो हीट होगी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज थ्रू वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसमें से करंट कितने समय तक जा रहा है, करंट के मैग्नीट्यूड पे और रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर या वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज q बाय एप्सिलॉन नॉट, आल्सो नोन एज व्हाट, गाज लॉ। क्या होता है भी ये, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता ही है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन आल्सो नोन एज गाज लॉ। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नीट्यूड बता रहा है फैराडे सेकंड लॉ। E also equal to माइनस ऑफ L di by dt, हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, अगर इंडक्टर में से जा रहा है दैट इज इक्वल L इंटू में I, ठीक है। यहां से आप L के डायमेंशन निकाल सकते हैं, दूसरा L के डायमेंशन तो आप यहीं से निकालना, हाफ ऑफ L स्क्वायर से, ठीक है। तो EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ L di by dt, पता होना चाहिए फॉर्मूला। आपको इंडक्टेंस दे देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे देंगे, बताइए इंड्यूस EMF कितना होगा, L की वैल्यू रख देना हेनरी में, di by dt रख देना, ठीक। और ध्यान रखना जो भी न्यूमेरिकल सोल्व करें उसमें ऐसा यूनिट होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंपेडेंस किसके इक्वल होता है, RLC सर्किट का R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर पूरे का अंडर द रूट। यहां से न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, और ध्यान रखना XL आपको निकालना है ओमेगा, कहीं पे L दे रखा और सीधा यहां पे L की वैल्यू रख दे, यही मिस्टेक करते हैं हम। आप XL निकालना ओमेगा इंटू मेल करना, ठीक है। XC निकालना, XC किसके इक्वल होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होता है, 1 बाई ओमेगा C के। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो सर्किट रेजोनेंस पे होता है, सीरीज LC या सर्किट रेजोनेंस पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं आपसे, ओमेगा इज इक्वल 1 बाई अंडर रूट LC। नेक्स्ट, पोटेंशियल KQ बाई R होता है एक पॉइंट चार्ज के कारण, पता होना चाहिए। पोटेंशियल वर्क बाई में चार्ज होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में लेंथ के इक्वल होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए स्पेशली है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस E टो बाई m होता है, ये माइनस का मतलब जब वेक्टर फॉर्म में लेते हैं ना तब आता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है उससे क्या होगी, अपोजिट। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस तरफ अप्लाई कर रखा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन कहां हो जाएगी,
डिस्पोज इट, दैट्स व्हाई दिस सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस चार्ज। नेक्स्ट, लोरेंट्ज फोर्स किसके इक्वल होता है? F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक चार्ज पार्टिकल को एंटर करवा जाए तब चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है, ये होता है लोरेंट्ज फोर्स। पूछ लेते हैं व्हाट इज लोरेंट्ज फोर्स फॉर्मूला? फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है, क्यू इनटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड में लगता है, तो क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा। नेक्स्ट है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहे हैं, किसी चार्ज पार्टिकल के लिए बता सकते हैं क्या? मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। एक चार्ज पार्टिकल किसका रेशियो होता है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट किसकी होती है? करंट इनटू में एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम किसकी होती है? mvr। ठीक है, और स्पेशली हम बात करें जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का किसी फील्ड के अंदर, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ घूमता है तो इसके अंदर क्या जाती है? मैग्नेटिक मोमेंट, जिसकी वैल्यू भी याद रखना कितनी होती है भाई, इसको बता रहा हूं आपको किसकी इक्वल होती है, ये रेशियो मैग्नेटिक मोमेंट बाई में एंगुलर मोमेंटम। और मैग्नेटिक मोमेंट किसकी इक्वल होती है? इलेक्ट्रॉन की हाफ ऑफ EVR, ध्यान रखना। और ओमेगा टर्म में लिखना हो इसको तो v की जगह लिख देना ओमेगा r, तो हो जाएगा हाफ ऑफ E ओमेगा r स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम किसकी इक्वल होती है? mvr, r से r कैंसिल, v से v कैंसिल, क्या आ गया? E बाई में 2m। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? E बाई में 2m। सीधा ये आंसर पूछेंगे, E बाई 2m याद रख लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए E बाई 2m, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो होता है E बाई 2m। आंसर सीधा पुट कर देना, पूछे तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट, यही होता है हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में। ओके, नेक्स्ट, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग वायर के, सॉरी, एक आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। उसके कारण मान लीजिए ये वायर बहुत इनफाइनाइट लेंथ का, ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ पे एक पॉइंट पे जो इस वायर से r डिस्टेंस पे, आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है। किसके किलो होगा? म्यू नॉट आई अपन में 2 पाई r। कॉमन बायोट-सावर्ट्स लॉ के हिसाब से क्या आता है? म्यू नॉट आई अपन में 4 पाई r इंटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। जो साइन थीटा 1 और थीटा 2 होते हैं वो पॉइंट्स एंगल होते हैं एंड्स के। जस्ट रिवीजन, नोट इट वेरी केयरफुली। पावर स्पेंट या पावर कितनी यूज होती है एक, या कितनी पावर लॉस होती है एक RLC सर्किट में, दैट इज इक्वल टू VRMS IRMS करंट का डॉट VRMS डॉट cos फाई की इक्वल होती है पावर लॉस। नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू में एरिया। आसानी से आप मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट बता सकते हैं, क्या हो जाएगी? देखिए, करंट की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। वहीं पे पोल स्ट्रेंथ की यूनिट पूछ लेते हैं, डाइपोल मोमेंट किसकी होती है? पोल स्ट्रेंथ इनटू में लेंथ। अब पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर मीटर। क्लियर करना। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/√LC। आपसे पूछ लेते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल बी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? दैट इज न्यू। ओमेगा की वैल्यू किसकी होती है? 2 पाई न्यू। दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। न्यू की वैल्यू पूछे तो 1 अपन में 2 पाई नीचे चला जाएगा, √LC। नेक्स्ट, ये क्या आपकी थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ लाइट डॉट डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट। दिस इज व्हाट डी स्लिट विड्थ ऑफ द स्लिट। x इज इक्वल टू लैम्डा d बाई डी, यही होती है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। देन उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, कहां मैक्सिमम एनर्जी, कहां मिनिमम एनर्जी, कहां ब्राइट बैंड बनेगा, कहां डार्क बैंड बनेगा, कहां पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा, कहां 2n + 1 बाई लैम्डा, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। नेक्स्ट, इंटेंसिटी। अगर एक विड्थ दे रखी हो आपको स्लिट की विड्थ, तो विड्थ के डायरेक्ट रिलेशन होती है इंटेंसिटी। विड्थ कितनी होगी स्लिट की, उसके डायरेक्ट रिलेशन होती है। और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेशन होती है क्या? इंटेंसिटी। विड्थ एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेशन होती है। कई बार आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, रेशियो ऑफ विड्थ दे देंगे, दो वेव्स की इंटेंसिटी दे देंगे, फिर विड्थ का रेशियो पूछ लेंगे, दो अलग अलग स्लिट्स के लिए, अलग अलग इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए पूछ सकते हैं आपसे। ध्यान रखना, इंटेंसिटी विड्थ के डायरेक्ट रिलेशन होती है पर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेशन होती है। नेक्स्ट, photoelectric equation. What is Einstein photoelectric equation? This is h nu. This is nu is frequency of incident light minus h nu naught. This is work function. Phi naught से भी लिख सकते हैं, equal to half m v maximum का स्क्वायर। मैक्सिमम एनर्जी कितनी ली, जो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, that is equal to maximum kinetic energy of the electron. Next, this also equal to e v naught. v naught is stopping potential. Again, इलेक्ट्रॉन को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम एक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, किसी v वोल्टेज का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो कितनी लैम्डा गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन? दैट इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, कई बार आपको नैनोमीटर के लिए बोल देते हैं, 10 से भाग देंगे तो 1.227 नैनोमीटर आ जाएगा। भाई में √v वोल्टेज में आपको पोटेंशियल रख देना है। ठीक है, जनरली पूछते हैं भाई न्यूमेरिकल की फॉर्मेट में काफी। मान लो यहाँ पे 400 वोल्ट दे दिया, बताइए इलेक्ट्रॉन की लैम्डा कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे? 12.27 एंगस्ट्रॉम बाई में √420 आ जाएगा, भाग कर देना, आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको T हाफ निकालना हो। दिस इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री से डील कर सकते हैं। ये रेडियोएक्टिविटी की बात चल रही है। K इज इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 बाई में T हाफ। फिनिश। रेडियोएक्टिविटी कांस्टेंट के हिसाब से भी सेम है,
रेडियो एक्टिविटी बताने के लिए, बस आपको कंफ्यूज ना कर दे। बोल दे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी टी हाफ की टर्म में, कितनी होगी 0.693 बाई टी हाफ। टो किसके लिए होता है 1.44 into टी हाफ एवरेज टाइम, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज 1 क्यूरी, 1 क्यूरी इज इक्वल टू व्हाट इज 3.7 न्यूटन की पावर 10 बैकवार्ल या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, याद रखना 1 क्यूरी की वैल्यू पूछ लेते हैं कई बार समटाइम्स। नेक्स्ट चलो ये दिस इज बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है मास डिफेक्ट इनटू में सी का स्क्वायर। 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है पूछ लेते हैं, 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है, दैट इज इक्वल 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है भाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा बीटा रिलेशन देखते हैं आपको नाउ, देखिए भाई और क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू n इनटू में E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का एप्सिलॉन नॉट के साथ रिलेशन यही होता है, ठीक है। करंट पर यूनिट एरिया होती है क्या करंट डेंसिटी। नेक्स्ट ये होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट का एटॉमिक नंबर के साथ रिलेशन, ठीक है। R इज इक्वल टू R नॉट इनटू में A इज मास नंबर की पावर 1/3, ठीक है। आपसे जनरली ये न्यूक्लियस से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, बोलेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दे रखी है जिसका मास नंबर ये है, रख देना R नॉट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी, इसे इंपीरिकल कांस्टेंट भी कहते हैं, 1.2 फर्मी इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर दूसरे की रेडियस रखना R नॉट कांस्टेंट है ही, A नॉट की A की वैल्यू दे देंगे आपको मास नंबर से, जैसे एल्यूमिनियम का 27 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या मास नंबर, अरे मैग्नीशियम का 24 होता है मास नंबर, ठीक है। तो ये थे भाई, ये आपको क्वेश्चंस मैंने जितने स्पीड में जो करवा दिया आपको क्या करना है धीमे धीमे बनाने हैं, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी। ये हमारा #3 में इंक्लूड करेंगे, एक और #3 आएगा, इसके बाद हम देखेंगे #1 और #2 के क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, ओके। और ऑल द बेस्ट, जय माता दी।